कुछ है क्या? अच्छा, ये बटा है, दे दिया गया। सबको नहीं मिला है तो सबको दे दे, दे दो भाग। अब मिला ही है। मॉडल आंसर ले लीजिए। कल एक टेस्ट रखना मैं चाह रहा था, टेस्ट हो सकता है कल या मंडे को? मंडे को ये रख ले भी। एक इनको ऑनलाइन क्लास होगी, लाइव होगा। इनका स्क्रीन भी ऑन कर दे। चलिए, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप सबका स्वागत है सेशन में। एक टेस्ट में रखना चाह रहा हूँ, तो शायद मंडे को थोड़ा क्लास ऑफ रखना पड़े एक। तो मंडे को है कुछ ऐसा अभी संभावना, तो मंडे को टेस्ट रख सकते हैं या कल रखा जाए? हो सकता है, तो मंडे को टेस्ट रख दिया जाए। ठीक है ना? चलो। हम्म। चलिए, कहाँ थे हम लोग कल? यस, गुड इवनिंग टू ऑल। राम किशोर, निशा शर्मा, मनीष, विकास, ज्योति। यस। यस, गुड इवनिंग। केजीएस यूजर खुशी। सर, सिद्ध में टोटल बुक का क्या लिखा डेली में टोटल? सर, हमारा आंसर चेक क्यों नहीं हो पा रहा है? आंसर चेक करने वाला तो आप उधर ही बात करिए, एडमिन को कॉल करिए, क्योंकि ऑनलाइन आंसर मैं चेक करता नहीं हूँ, ऑफलाइन में चेक करता हूँ। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मिल जाएगा, वो कल ही मिलेगा। एक दिन रुक जाइए। यस। वहाँ मिल जा रहा, आप लोग का अटक गया है, एक जगह रख दिया है। कल भी ले जाके, दूसरी क्लास थी तो वहाँ छूट गया। तो टेस्ट होनी चाहिए सर, मेरे 14 मार्क्स आए हैं, तब तो बढ़िया है। करिश्मा, आपने तो करिश्मा ही कर दिया। 70% मार्क्स आ गए तो अच्छी बात है। ये जो आप लोग को, पूनम, आप लोग को जो ईमेल आईडी दिया गया वहां भेजना है, और वहां एक चेक करने वाली टीम है, वो चेक करती है। मॉडल प्रश्नोत्तर नहीं खुल रहा है। ऐप पे डाउनलोड है तो क्यों नहीं खुलेगा? ऐप आप लोग के लिए एक्सेसिबल है ना? अच्छा, तो उस पर भी ये आया होगा, ये वाला मॉडल आंसर उस पर भी आया होगा। अ- हाँ, डाउनलोड नहीं होता आपके सिस्टम पे? अपलोड नहीं किया गया है? नहीं, कह रहे खुल नहीं रहा, तो इन्हें अपलोड तो हुआ होगा। अच्छा, नोट्स नहीं अपलोड हुआ है अभी? ओके। हाँ, देख लीजिएगा जरा तो। अपलोड नहीं हुआ है नोट्स। ये जो हम लोग, आप लोग जो मॉडल आंसर दिया है, इसको भी अपलोड कराया है? केवल वीडियो है, नोट्स अपलोड नहीं है? अच्छा। सर, हम लोगों का कॉपी नहीं चेक होता।
चलिए, हमने कह दिया अपलोड करने के लिए एडमिन को। और कुछ लोग अभी कम हैं, तो लोग और थे, एक दो लोग भी नहीं आए। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, कल कहाँ थे हम लोग, कहाँ तक बात किया था हम लोगों ने? रासो काव्य का, हाँ, प्रमाणिकता पे। अच्छा, और ये राष्ट्रीय स्वर उसमें है कि नहीं, ये भी हो गया था। हाँ, नहीं है, ठीक है। तो क्या, जो टॉपिक नोट्स में है, उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं आ रहा है। हाँ हाँ ठीक, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ जो जहां है वहां तो लिख पा रहे हैं ना, जहां नहीं है, जैसे इस वाला का नहीं है इसलिए आपको आ रहा है। ठीक है, तो ये जैसे हमने भी दिया है आपको, मंडे को एक फ्रेश आपको मिल रहा है जिसमें ये सारा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वो क्लास में हमने लिखवाया था, इसलिए इसमें वो नहीं है। लेकिन मंडे को सारा अपडेटेड एक मिलेगा, जो आपको दिया गया है उसका अब आज भी नहीं मिलेगा, वो मंडे को मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन लेकिन ऐसे आपको पढ़ने के लिए थोड़ा कहीं और पढ़ने से भी कहीं नहीं मिला कुछ, कोई बात नहीं, चलिए, कोई नहीं, बात नहीं है। अभी जो मिल रहा है वही लिखिए, ठीक है ना। बाकी इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक आ गया है ना। ये एक्चुअली जो अपडेटेड था वो ना आके एक पुराना पहले था वो आ गया है, इसीलिए। तो मंडे को मिल जाएगा, तो उसमें सारा डिटेल में रहेगा, उसको देख के फिर लिख सकते हैं आप। जितना हमने माइक्रो सिलेबस में जितने टॉपिक दिए हैं छोटे छोटे, सब उसमें। तो हम लोग इसमें फॉर्मेट कराया था। वैसे फॉर्मेट जो कराया था उस पर डिस्कशन भी किया था, कोशिश करते तो लिख सकते थे थोड़ा, ऐसा नहीं है। हम्म, हाँ बताते हैं, बताते हैं अभी। अभी हम लोग उसी पे चल रहे थे, भावगत पे ही डिटेल चल रहे थे। अभी वो खत्म हो जाए फिर शिल्पगत प्रवृत्तियां बताते हैं। अच्छा ठीक है, बताता हूँ मैं भी। अच्छा, ये बताइए कि जो रासो काव्य में वीरता की भावना है और राष्ट्रीय चेतना का भाव है, ये कुछ नोट करवाया था फॉर्मेट वगैरह? इसका फॉर्मेट कर दिया था? अच्छा, और लास्ट फॉर्मेट यही था? हाँ, तो एक बार और समझ लीजिए लिखने के लिए क्या करना है। वैसे तो फॉर्मेट में भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर आपको जब वो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा तो और आप कॉन्फिडेंटली आप लिख पाएंगे। लेकिन बात इतनी ही है, उसको प्रश्न की तरह ना लेके मुद्दे की तरह लीजिए, तो आसानी से समझ जाएंगे। हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं उन सबको एक मुद्दे की तरह लेना है। तो प्रश्न की तरह जब हम किसी चीज को लेते हैं तो हमें टफ लगता है, लेकिन एक मुद्दे की तरह, क्योंकि मुद्दे पे हम विचार करते हैं, और प्रश्न पे हम, हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकली ये चलता है कि इसका उत्तर कहाँ से लाएं। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि जब हम लोग प्रश्न की बात करते हैं, कि आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, तो आपका दिमाग उसके उत्तर तलाशने में लग जाता है। लेकिन मैं कहता हूं आपसे कि एक एक मुद्दा मैं आपको दे रहा हूं, तो आपके दिमाग में उस मुद्दे पे क्या चलता है? विचार। तो एक मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, एक मुद्दा ये है कि रासो काव्य जो है, थोड़ा इस पर फिर से मैं थोड़ा एक रिपीट कर रहा हूं। रासो काव्य में मुख्य उसका स्वर क्या है, उसका मूल मुद्दा क्या है? वीरता है। लेकिन वीरता तो है, वीरता है ना, किंतु इसमें क्या है? राष्ट्रीयता नहीं है, या राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। अब ये मुद्दा है, इस पर जरा विचार कीजिए। अब जब विचार करेंगे हम लोग तो देखिए कैसे आंसर मिलता है। मैं आप लोग को एक आइडिया भी दे रहा हूं कि कभी कभी कोई चीज पे आपको अभाव लगे तो अपने मन से भी लिखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आदिकालीन साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति वीर गाथा रचनाएं हैं, या वीरता परक रचनाएं हैं, जो हमें रासो काव्य के रूप में मिलती है।
प्रायः ये रचनाएं राजस्थान में लिखी गई हैं, जिसमें शौर्य, पराक्रम, साहस और वीरता का विस्तार से चर्चा है या विस्तार पूर्वक वर्णन है। चारण कवियों ने अपने राजाओं की प्रशस्ति में उनके वीरतापरक चरित्र का चित्रण किया है। चूंकि उस युग में परस्पर संघर्ष हो रहे थे, अतः इस दौरान या उस दौरान ऐसी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई जिसमें युद्ध और संघर्ष को दिखाया गया है। किंतु अब पैराग्राफ बदल लेंगे, किंतु या उसके साथ, किंतु इन रासो काव्यों को लेकर एक विवाद भी रहा है। और विवाद यह है कि इनमें वीरता की भावना तो दिखाई देती है, किंतु इनमें कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं दिखाई पड़ती, अर्थात एक व्यापक दृष्टिकोण नहीं दिखाई पड़ता। और संभवतः ये वजह है कि ये राजा अंततः ये जितने ऐसे राजा हैं या इन रचनाओं के जो नायक हैं, वो प्रायः आगे चलकर पराजित होते हुए दिखाई देते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? अगर हम इसके कारणों की पड़ताल करें तो हम लोगों ने कल बात की थी कि क्या कारण हो सकते हैं। एक तो इनका बड़ा संकीर्ण नजरिया है, ये अपने छोटे से क्षेत्र को ही देश समझ बैठे हैं और उसके लिए ही ये प्रतिबद्ध हैं या उसके लिए ही मरते खपते हैं। इनको और अगल बगल या उस ढंग का कोई व्यापक दृष्टिकोण नहीं। दूसरा, इनका शासन राजतंत्र है जो व्यक्तिवादी है, जनवादी नहीं है, जनता के साथ ही जुड़े हुए नहीं है, व्यक्ति केंद्रित शासन है। तो व्यक्ति केंद्रित शासन होने के कारण ये मनमाने तरीके से युद्ध करते हैं, जिससे जनता का कोई जुड़ाव नहीं, कोई लगाव नहीं। इसके कारण भी इनको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। तीसरा कारण हम ये देखते हैं कि इन्होंने सामंती प्रदर्शन के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, जिसका कारण कोई ठोस नहीं है, बल्कि झूठे मान मर्याद, रक्त शुद्धता, दिखावा, इसके लिए लड़ाइयां लड़ते हैं। चूंकि लड़ाइयों का विषय, युद्ध का विषय ही संकीर्ण है, इसलिए इस युद्ध का नतीजा भी उसी ढंग का निकलता। चौथी बात कि जिन कवियों ने ये वर्णन किया है, उन कवियों ने भी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। असल में ये राजा उतने वीर और उतने पराक्रमी नहीं है जितना कवियों ने दिखाया। तो ये सब वजह है जिसके कारण उनमें एक सामूहिकता या व्यापक दृष्टिकोण का अभाव है। ये बड़े संकीर्ण दृष्टिकोण लेकर या बड़े संकीर्ण विषयों को लेकर ये लड़ाइयां लड़ते हैं। इसलिए इनमें युद्ध का जो उद्देश्य है वो व्यापक नहीं है, सामूहिक नहीं है, राष्ट्रीय नहीं है। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि उस समय राष्ट्रवाद की कोई ऐसी व्यवस्थित संकल्पना विकसित भी नहीं हुई थी। किंतु हाँ, इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या इस बात को नहीं भुलाया सकता कि उस जमाने में भी एक भारतीयता या एक बड़े पैमाने पर भारत के शासन की संकल्पना थी। किंतु ये राजा अपने निजी हितों और स्वार्थों के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, इसलिए इनको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इनमें वीरता की भावना तो है, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। बावजूद इसके रासो काव्यों के महत्व को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस साहित्य से हमें सामंती समाज के जीवन और उसके विभिन्न पक्षों की जानकारी मिलती है। दूसरे, ये प्रबंध काव्य में लिखे गए हैं, इसलिए साहित्यिक दृष्टिकोण से इनका मूल्य बढ़ जाता है। बस, तो ऐसे विचार करके भी आप इतनी बातें लिख सकते हैं। नहीं, ये तथ्यात्मक है, इसमें बहुत कोटेशन देने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, ये सब जगह नहीं, ये तो बहुत तथ्यात्मक है ना, इसमें कोटेशन अब देने की, इसमें पंक्तियां देने की जरूरत है। हाँ, चाहे तो एक पंक्ति वो दे सकते हैं कि कवियों ने अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, 12 बरस लो कुकुर जी, 13 लो जी, ऐसे चाहे तो एक पंक्ति डाल सकते। हाँ, वरना ये तो वैचारिक उत्तर है, इसमें कोई, ये मुद्दा है, हमने क्या कहा कि ये मुद्दा है, तो इसके कारण लिखवा दिए थे। चल ठीक। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं दूसरी प्रवृत्ति क्या है। दूसरी प्रवृत्ति
नहीं, शिल्पगत नहीं, अभी अभी रास वीरता परक और धार्मिकता, अभी थोड़ा सा रुक के हैं, अभी आता हूं मैं, आपकी तरफ भी आता हूं, आपको शिल्पगत प्रवृत्तियां भी बताता हूं मैं। धार्मिकता की प्रवृत्ति, धार्मिकता या रासों पे क्या, क्या? हाँ, रासो वो दे दूंगा मैं नोट्स में, उसे कहानी वानी थोड़ा सा याद रखने के लिए, कोई मतलब नहीं है वो, लेकिन अगर कोई एक एक रुचि के लिए आप उसको जान लीजिएगा क्या मुद्दा है। ठीक है ना, वैसे सवाल आता है एक ही, पृथ्वीराज की प्रमाणिकता। ठीक है ना, तो एक पृथ्वीराज की कहानी में डाल दूंगा उसमें, पढ़ लीजिएगा थोड़ी, क्या युद्ध का विषय था, क्या कहानी, थोड़ा संक्षेप में। और कहानी कैसे, ट्रेजेडी वाली कहानी है, अंत में पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं, तो एक ट्रेजेडी। तो आजकल क्या हो गया है कि आजकल यूपीएससी अब जहां प्रश्न नहीं बनता वहां से बना बना के पूछ रहा है, क्योंकि सारे प्रश्न तो पूछ लिए हैं, रिपीट रिपीट रिपीट। तो अब वो क्या कर रहा है, नया करने के नाम पे वो चाह रहा है कि आपको सब पता हो, सारी कहानी पता हो। हाँ, अब ये नोट्स में डिटेल पढ़ लीजिएगा, ये हमने फॉर्मेट कराया है। ठीक है ना, ये मंडे को नोट्स में पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। अब ये हमने बता दिया कि ये मुद्दा है, अब सब पे लिखते चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसमें उतना कोई मुश्किल भी नहीं है। ठीक है ना, कोई मुश्किल भी नहीं है उसमें ज्यादा समझने वाला। तीन बातें हैं, याद रखिए, ध्यान दीजिए, इधर आपस में नहीं बात करिए, मेरे से पूछिए, तो आपस में क्रॉस एग्जामिन मत करिए। तो एक मुद्दा है, सवाल है, पृथ्वी राज रासो या रासो काव्य की प्रामाणिकता। तो पहला बिंदु हम लोग भूमिका में देंगे कि रास आदिकालीन साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति वीरता वीर गथात्मक रचनाओं की है, जिनमें रासो काव्य। रासो काव्य की समस्या यह है कि इसकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है और बार बार सवाल उठाए जाते हैं, विशेषकर पृथ्वीराज रासो की। इस संबंध में विद्वानों के तीन तरह के विचार हैं, एक प्रमाणिक, एक अर्ध प्रमाणिक, एक अप्रमाणिक, तीनों के नाम दे देंगे, ये विद्वान ये। और फिर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है निष्कर्ष में कि इसे अर्ध प्रमाणिक रचना ही माना जाना चाहिए। तो रासो काव्य आदिकालीन साहित्य के अंत में, रासो काव्य आदिकालीन साहित्य के एक बड़े ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, किंतु इनकी प्रमाणिकता संदिग्ध होने के कारण अभी तक इनका सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो सका है, और इसीलिए आदिकालीन साहित्य का विस्तार कितना है ये भी अभी हमें ठीक से नहीं मालूम चाहिए। तो आदिकालीन साहित्य के विस्तृत अवलोकन के लिए इन पुस्तकों की प्रामाणिकता पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक हमें प्रमाणिक साहित्य नहीं मिलेंगे तब तक उसके बारे में क्या राय बनाई जा सकती है। तो आदिकालीन साहित्य की एक बड़ी समस्या है ये मैं बता रहा हूँ। वैसे आदिकालीन साहित्य के बहुत सारे स्रोत और किताबें हमें, रचनाएं मिली है, लेकिन कुछ रचनाओं की और खासकर रासो काव्यों की प्रामाणिकता अभी भी संदिग्ध है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि कुछ तो हमें कुछ ज्यादातर रचनाओं के ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली है। दूसरे, कुछ रचनाएं रासों के नाम से मिली है लेकिन उनकी उनका विषय वीरता परक नहीं है, या उनमें वीरता की भावना नहीं है। तीसरी बात, कुछ रचनाएं रासों के नाम से मिली हैं किंतु वो उस काल की नहीं है बल्कि परवर्ती काल की। तो एक बड़ी समस्या आदि काल को लेकर यह है कि उस काल की साहित्य हमें उस ढंग से प्रमाणिक साहित्य नहीं मिलते। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है ना, तो बड़े फैक्चुअल टॉपिक है फर्स्ट और सेकंड टॉपिक। हाँ, फिर भक्ति काल में थोड़ा विश्लेषण की डिमांड होती है, लेकिन ये दोनों बड़ा फैक्चुअल है। इसमें एक टॉपिक और मैं आपको बताऊंगा अभी, ये सब होने के बाद, वो बड़ा अच्छा टॉपिक एक और भी इसमें बनता है, क्योंकि भक्ति काल में वो टॉपिक बनता है लेकिन उसकी पृष्ठभूमि यही तैयार होती है, और वो टॉपिक है आदिकालीन साहित्य में सामाजिक सांस्कृतिक एकता। पूरा का पूरा भक्ति काल सामाजिक सांस्कृतिक एकता का परिचायक है।
यूपीएससी में बार बार पूछा जाता है कि भक्ति काल सामाजिक सांस्कृतिक संवाद की उपज है, भक्ति काल सामाजिक सांस्कृतिक एकता का परिणाम है, भक्ति काल में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय हुआ है। असल में उसकी पृष्ठभूमि यही निर्मित होती है, आदिकाल में ही बन जाती है। ठीक है ना? कैसे बनती है बताएंगे, अभी चर्चा होगी तो बताएंगे। अभी ऐसे उसकी झलक हमने दे दी है कि इस काल में इस्लाम का आगमन होता है और टकराहट होती है, और इसी टकराहट के बीच से अमीर खुसरो और सिद्धनाथ संतों ने एकता की बात भी कही। भाषा की एकता, साहित्य की एकता, विचार की एकता, कई स्तरों पर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से यह साहित्य लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये बड़ी बात है। जिस काल का साहित्य समाज को जोड़ता है वो साहित्य सबसे अच्छा माना जाता है। भक्ति काल को हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं ना इतिहास में, जीएस में भी आप पढ़ते हैं इतिहास में, जीएस में भी पढ़ना है इतिहास में, याद रखिएगा। इतिहास मध्यकालीन भारत का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है भक्ति आंदोलन। और हर साल प्रीलिम्स में भी सवाल पूछता है, मेंस में तो चूंकि मॉडर्न इंडिया से है, लेकिन हर साल प्रीलिम्स में भक्ति काल से क्वेश्चंस रहता है मेडिवल पे, प्रीलिम्स में, पीटी में। तो भक्ति आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समूचे साहित्य में समाज और संस्कृति के स्तर पर मेल जोल है, संवाद है, परस्पर हिंदू मुस्लिम अलग अलग क्षेत्रों के लोग सब आपस में, सबका विचार एक ही है। जब हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे तो बात करेंगे। एक कवि असम में बैठे हुए हैं, स्वामी चैतन्य महाप्रभु बंगाल और उड़ीसा में बैठे हुए हैं, चंडीदास बंगाल में बैठे हैं, कबीर काशी में बैठे हैं, सूरदास मथुरा में बैठे हैं, तुलसीदास बनारस में है, नानक पंजाब में है, मीरा राजस्थान में है, और कहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं, कहीं कोई फोन कनेक्शन नहीं, कहीं कोई अखबार नहीं, मतलब कनेक्टिविटी का, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं, लेकिन सभी भक्त संतों का स्वर एक ही है, मनुष्य, मानुष प्रेम सबसे ऊपर। तो भक्ति आंदोलन और उसका साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो प्रेम की, मेल जोल की बात करता है। लेकिन जो हम लोग का मुद्दा फिलहाल ये है कि उस मेल जोल की पृष्ठभूमि कहां बनती है? यही बनती है आदिकाल में। अमीर खुसरो ने हिंदू मुसलमानों को मिलाने का काम किया है। चंद्रबरदाई हिंदू है, फिर भी अपने पृथ्वी राज रासों में लिखता है कि कुरान और पुराण दोनों लेकर चलना पड़ेगा। सिद्धनाथ संतों ने कहा कि सब लोग मिलजुल के रहो, दो भाई दो हाथ है, दो भाई दो कान, दो भाई दो आंख हैं, हिंदू मुसलमान। कबीर की ये पंक्ति है, लेकिन ये ऐसी ही पंक्ति सिद्धनाथ संतों ने भी कही है। ठीक है ना? तो अभी हम लोग आते हैं धार्मिकता या भक्ति रचनाओं पे। इसमें तीन तरह की रचनाएं देखने को मिलती हैं। सिलेबस में सिद्धनाथ दिया हुआ है, लेकिन जैन पे भी पूछता है, तो सिद्धनाथ जैन साहित्य, सिद्धनाथ और जैन साहित्य लिखा। इन सब का थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको बता दूं। तीनों अलग अलग हैं, लेकिन मूल मुद्दा एक ही है तीनों का, मूल मुद्दा एक ही है तीनों का। और सिद्ध और नाथ एक साथ ही पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा अलग बताता हूं। और सब पे, तीनों पे क्या आएगा? शॉर्ट नोट। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में, बस। कोई लॉन्ग क्वेश्चन इस पे आने वाला नहीं है। सिद्धनाथ साहित्य शॉर्ट नोट, बस। जैन साहित्य शॉर्ट नोट। तो सिद्ध और नाथ को एक साथ रखा है ना, हाइफन लगा, देख नहीं रहे हैं? और जैन को अलग किया है, क्योंकि जैन थोड़ा सा मामला अलग है। लेकिन मैं यहां आप सबको अलग अलग करके थोड़ा बता दूं कि आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला चीज परिचय। परिचय में हम बताएंगे कि
एक धार्मिक संप्रदाय है, मैं थोड़ा सा एक झलक आपको दे दूं, मैंने कैसे लिखना है। एक धार्मिक संप्रदाय, तंत्र मंत्र और साधना के माध्यम से सिद्धि, तंत्र मंत्र साधना के माध्यम से सिद्धि, ईश्वरीय मिलन की कामना, 84 सिद्ध संतों का विवरण मिलता है। सरहप्पा, कणहप्पा, लुईपा आदि संत हैं, इस धारा के संतों के नाम है। आदि प्रमुख संत। तो थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा, ऐसे नोट्स में भी दे रखा है, थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा, अब बता दीजिएगा इनकी विशेषता। ठीक है ना, लिख लिया? बिना पढ़े उत्तर लिख देंगे, क्योंकि ये सब चीज को एक बार सुनना है बस। अरे भाई, तो जहां जरूरत पड़ेगी वहीं कहेंगे ना, कि जबरदस्ती सब जगह लगाएंगे, कहीं कुछ कहा कुछ कहा। यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा। यूपीएससी ये देखती है कि आप क्या कह रहे हैं, अपने शब्दों में लिखिए, और जहां जरूरत होगी वहां देंगे ना। जैसे यहाँ जरूरत पड़ेगी, यहाँ जरूरत पड़ेगी, यहाँ जरूरत इसलिए पड़ेगी कि आचार्य शुक्ल ने सिद्धनाथ संतों को साहित्य में खारिज कर दिया है कि साहित्य में रखने लायक नहीं है। लेकिन हजब से द्विवेदी ने कहा है कि नहीं, इनके साहित्य का महत्व है, इनको साहित्य में रखा जाना चाहिए। तो जहां क्यों कहा बताऊंगा मैं। तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां कहेंगे ना, कि जबरदस्ती सब जगह कहेंगे आचार्य शुक्ल ने कहा। तो देना पड़ेगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपको अपने मन से देना पड़ेगा। आप अतिरिक्त परेशान क्यों हो रहे हैं? जितना है उतना को ही पढ़ना है, ठीक है ना। अतिरिक्त बोझ नहीं लेना है, उतना बोझिल नहीं है ये चीज है। किताबों में आप जाएंगे अगर किताबी भाषा में, तो किताब में तो किताब बनानी है ना, और सारा ज्ञान परोसना है। तो सारी जानकारी देते हैं, हमको उतनी जानकारी में नहीं जाना है। आपको अपनी भाषा में क्या, आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। यूपीएससी का क्या इंस्ट्रक्शन था, अपनी भाषा में उत्तर दे। और यूनिवर्सिटी में ठीक उल्टा होता है, यूनिवर्सिटी में सारी बात हम परिभाषा दे दे के लिखते हैं। आचार्य शुक्ल ने ये कहा, नगेंद्र ने ये कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने, है ना। विश्वविद्यालय में उसी पे नंबर मिलते हैं। यूपीएससी में अगर ज्यादा ऐसे देंगे तो नंबर कट जाएंगे। किसने किसने क्या कहा, ये हम जानना चाह रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या लगता है। आपको उत्तर ये देना है, समझ रहे हैं। तो यूपीएससी में इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जीएस में तो हम सपोर्टिंग डेटा देते हैं कि ये ब्यूरो, ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स, क्योंकि हम अपनी बात को प्रमाणित करते हैं। यहाँ हमें अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कविता की पंक्तियां उदाहरण के तौर पर ऐसे चीज देना। तो ये परिचय हो गया। अब दूसरा हम लोग बता देंगे उसकी विशेषता क्या है। तो इसके संत धारा के साहित्य, संत साहित्य की विशेषताएं क्या है? कि ये लोग, पहली चीज तो ये कि ये साधनात्मक पद्धति अपनाते हैं।
भक्ति के लिए साधनात्मक पद्धति पर बल दिया है। ठीक है। सामाजिक बुराइयों का विरोध, जरा प्रायोरिटी के हिसाब से लिख दिया जाए। बुराइयों का विरोध किया है इन लोगों ने। अच्छा, आध्यात्मिक जीवन, प्रतीकात्मक और जटिल भाषा, प्रतीकात्मकता का प्रयोग करते हैं ये। समझ में आया प्रतीकात्मकता? हाँ, आध्यात्मिक जीवन पर जोर या बल, माने सांसारिक जीवन को त्यागने की बात, अध्यात्म, ईश्वरीय, ये बात। आध्यात्मिक समझ में नहीं आया ये? हाँ, आध्यात्मिक, अध्यात्म ऐसे लिखते हैं, और जब आध्यात्मिक लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है। जब अध्यात्म लिखते हैं तो आध्यात्मिक लिखते हैं तो आ। ठीक है। तो आध्यात्मिक जीवन पर जोर बल दिया है, प्रतीकात्मक। हाँ, ये इनकी भाषा बहुत सिंबॉलिक है ना। इनके यहाँ ऐसे जो योग योग के शब्द तो ये कम प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके यहाँ, जरा बुक दीजिए, मैं एक दो एग्जांपल दे दूं, जरा वो बुक दीजिए पीछे से। जैसे तंत्र मंत्र के जो शब्द होते हैं उनका ये प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका मतलब वो नहीं होता, उसका मतलब दूसरा कुछ होता है। ठीक है ना। जैसे इनकी सामान्य प्रवृत्तियां क्या है? वैदिक और ब्राह्मण धर्म की इन्होंने आलोचना की है। पंचमाकारों की व्याख्या, नारी के मुद्रा रूप की कल्पना। पंचमाकार, पांच मकार, है ना, उसमें ये इनके यहाँ अलाउड है। मांस, मदिरा, मैथुन और मत्स्य, ये सब इनके यहाँ अलाउड है। ये थोड़ा अराजक भी थे, शमशान में रहते थे, और डेड बॉडी की जली हुई भस्म लगाना, तंत्र मंत्र साधना करना। ईश्वरीय भक्ति की दो प्रक्रिया होती है, एक साधनात्मक और एक भावनात्मक। साधनात्मक में साधना करते हैं लोग, तंत्र मंत्र या योग, ध्यान, पूजा पाठ प्रक्रिया तरह तरह से। और एक होता है भावनात्मक, उसमें ईश्वर को भावना के जरिए, प्रेम, गीत, समर्पण, भक्ति, इसके जरिए ईश्वर की पूजा की जाती है। तो ये जो हैं सिद्ध और नाथ लोग, ये सब साधनात्मक लोग हैं, साधना करते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि भक्ति के दो रूप हैं, ईश्वरीय भक्ति के दो रूप, एक साधनात्मक और एक रहस्यात्मक, भावात्मक। और इसी के हिसाब से रहस्यवाद भी पढ़ते हैं हम लोग। रहस्यवाद पढ़ेंगे तो रहस्यवाद के भी दो प्रकार हैं। तो साधना करने वाले लोग कर्मकांडीय होते हैं, तरह तरह से वो चीजों को इकट्ठा करते हैं और साधना करते हैं। योगी भी साधक हैं, क्योंकि वो तरह तरह से प्राणायाम, ये वो समाधि करते हैं। तो ये कैसे लोग हैं? ये साधारण लोग। ठीक है ना। दूसरी बात, अरे, क्या हो गया? हाँ, दूसरी बात, योग साधना और काया साधना पर जोर, इनके यहां भी साधना पर जोर है। योग साधना, शून्य समाधि या सहज समाधि का वर्णन किया है।
तो योग की जो शब्दावली है, योग के बहुत सारे शब्दावली हैं, जैसे समाधि, शून्य, शबद, इंगला, पिंगला, सुषमना, ठीक है ना, गगन मंडल, कुंडलिनी, ये सब योग के शब्द है, उसके जरिए ये बात कहते हैं। अब आपको ये वो सब चीजें आनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। मैंने जो जो इसको समझने वाले लोग हैं, उनको अब उनकी भाषा आनी चाहिए, उनके प्रतीकात्मक अर्थ आने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, कि जैसे वो कहते हैं शब्द, हिंदी में हम लोग कहते हैं शुद्ध शब्द है शब्द, इसी को अपभ्रंश में वो तोड़ के मन उसका विकृत रूप प्रयोग करते हैं शब्द। और शब्द का दो मतलब यहां होता है, आत्मा और परमात्मा, दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। कबीर ने लिखा है कि हम बासी उस देश के जहां जाति बरन कुल नाही, शब्द मिलाना होय रहा देह मिलाना नाही। वो कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं, यानी कि उस लोक के वासी हैं, प्रलोक के, ठीक है ना, जहां क्या हो रहा है, जहां जाति वर्ण ये सब कोई नहीं पूछा जाता। शब्द मिलाना हो रहा देह मिलाना नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, देह का नहीं। तो बहुत सारे प्रतीकों में अपनी बात कहते हैं। कबीर ने भी इस पद्धति को अपनाया है, हम लोग जब महत्व लिखेंगे तो बताएंगे। अभी कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी। अब कंबल बरसता है क्या, पानी भींगता है क्या? लेकिन ये उल्टी बात करते हैं, ये उलट बांसियों में अपनी बात कहते हैं, प्रतीकों में बात कहते हैं, जटिल भाषा। इनकी भाषा का नाम दिया गया संध्या भाषा या सधुकड़ी भाषा। अब इनकी भाषा सबको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इनको कहा कि इनको साहित्य से बाहर करो, ये साहित्य में रखने लायक नहीं है इनका लिटरेचर। लेकिन हां, ये बात भी है कि आचार्य शुक्ल ने अपने किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में सिद्धनाथ संतों पे पूरा रिसर्च करके लिखा है, ढेर सारा लिखा है, कई पेज लिखा है। लेकिन अंत में निष्कर्ष में वो कहते हैं कि इनको साहित्य में नहीं रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका साहित्य तंत्र मंत्र, दर्शन, रहस्य, इन चीजों में जुड़ा हुआ है, और ये साहित्य का विषय नहीं है। तंत्र मंत्र, रहस्य, दर्शन, साहित्य में क्या होना चाहिए? प्रेम, करुणा, रसानुभूति, भावना। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी मैं अंत में लिखाऊंगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नहीं, इनको रखा जाए, क्योंकि जीवन से जुड़े हुए जो विषय हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में उपदेश दिया है, नैतिकता की बात कही है, सदाचार की बात की है। तो साहित्य का भी तो यही काम होता है। तो इनकी रचनाएं साहित्यिक दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, सबसे प्रारंभिक स्रोत हैं, इनको रखा जाना चाहिए। और आचार्य शुक्ल ने चेतना संतों को रखा। और फिर आचार्य शुक्ल ने एक बात और कही कि इसलिए शुक्ल जी कह रहे हैं, द्विवेदी जी ने, इसलिए भी इनको साहित्य का हिस्सा मानना चाहिए क्योंकि इसी परंपरा का विकास तो भक्ति काल में संत काव्य धारा और संत मार्गियों के यहाँ दिखाई देता है। संत मार्गी वाले लोग अचानक नहीं आए, कबीर वाले लोग, कबीरपंथी लोग, जो कबीर मार्ग के लोग, बल्कि उसकी नींव आदि काल में इन्हीं के जरिए पड़ती, इसी परंपरा का विकास है संत धारा। समझ रहे मेरी बात? तो आचार्य शुक्ल सिद्धनाथ संतों के साहित्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते, आचार्य द्विवेदी इनको साहित्य में शामिल करने के पक्षधर हैं। क्लियर है? तो ये इनकी विशेषताएं हैं। और विशेषताएं क्या हमने दे रखा है नोट्स में? शून्य समाधि या सहसमाधि के बना, उलट बांसी शैली, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज, गुह्य साधना, गुह्य साधना की छुपी हुई साधना, गुप्त साधना द्वारा सिद्धि प्राप्ति का विवरण, भाषा, छंद, शैली आदि का वर्णन, ये सब कुछ ये करते हैं। तो इनकी भाषा कैसी है? प्रतीकात्मक है, ठीक है ना। तो इनकी विशेषताओं में एक दो बातें और रख लेंगे। प्रतीकात्मक जटिल भाषा, एक वो भी, इसको भी डाल लीजिए, पंचमाकार की व्याख्या करते हैं ये। या पंचमाकार पर बल या स्वीकृति, कुछ भी लिख सकते हैं।
जोर से बोलिए। निबंध का समझ में आता है? विशेषताओं पर निबंध लिखिए। हाँ हाँ, क्या पूछ रहे हैं, ठीक से पूछिए। हाँ, तो बस विशेषताएं लिखनी है और क्या। निबंध की एक शैली होती है, उसी की शैली में लिखना है। अभी जान जाएंगे धीरे धीरे। जैसे निबंध की शैली, एक होता है कि आप थोड़ा जीएस वाली शैली में उत्तर लिखते हैं तथ्यात्मक तरीके से, और जब कहते हैं किसी विषय पर निबंध लिखिए, उसकी विशेषताओं पर निबंध लिखिए, तो इसका मतलब होता है बड़े ही रोचक तरीके से उसके एक धारा प्रवाह। निबंध की ही विशेषता है ना। निबंध में क्या होता है, निबंध में दो तीन चीजें होती हैं: किसी विषय पर विचार, प्रवाह वाली भाषा और रोचकता। हो गया निबंध। ठीक है ना। तो उस शैली में लिखिए, बस इतना ही है। और ऐसे भी किसी चीज पे उत्तर लिखने को हम लोग कहते हैं कि निबंध लिखें, इस पर एक, इस पर लघु निबंध लिखें, है ना। तो यानी कि उसकी समग्रता, विशेषताओं की चर्चा करते हुए लिखें। जैसे हम लोग ऐसे पॉइंट में बता रहे हैं ना, अब उसको वाक्य में बढ़िया से ढाल के पैराग्राफ में लिख दीजिए बस। तो निबंध वाली शैली हो गई। निबंध के लिए भी तो हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं ना, पॉइंट ऐसे बनाते हैं ना, लेकिन लिखते हैं तो ऐसे तो नहीं लिखते। लिखते हैं तो बड़ा मजेदार तरीके से लिखते हैं। तो इन चीजों को बड़े ही रोचक तरीके से लिख दीजिए तो निबंध हो गया। आई बात समझ में। और हमने पहले भी आप लोगों से कहा कि हिंदी साहित्य के सभी उत्तर कैसे होंगे, निबंधात्मक शैली में होंगे। हिंदी साहित्य में ज्यादातर डायग्राम और ऐसे पॉइंट्स बनाने का ज्यादा मतलब नहीं, वैसा ज्यादा नहीं करेंगे। रोचक तरीके से लिखेंगे, तब अंक मिलते हैं, विश्लेषण परक तरीके से। ठीक है। अब आइए, तो ये अब जरा आ जाइए इसके महत्व पे। तीसरा पॉइंट है इसका महत्व। क्या महत्व है सिद्ध नाथ साहित्य का, महत्व क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये? इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये, इसमें सामाजिक विद्रोह का स्वर है। यानी कि समाज की बुराइयों और विकृतियों के खिलाफ ये विद्रोह करते हुए दिखाई देते। क्योंकि सिद्ध संत रहते थे शमशानों में, जब वो समाज में आते थे तो समाज के लोगों से मिलते थे, उनको गालियां देते थे, फटकारते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि ये सामाजिक जीवन जीने वाले लोग हैं, गृहस्थ जीवन वाले, सब झूठ सच फरेब यही सब करते हैं। तो समाज और समाज के मान्यताओं, मूल्यों, विचारों पर वो कुठाराघात करते हैं। इसका क्या मतलब है, क्यों महत्वपूर्ण है ये? इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा साहित्य शुरू से ही विद्रोही है। और विद्रोह किसको कहते हैं? प्रेम पूर्वक बात को कहते हैं। विद्रोह की भाषा कैसी होती है? गुस्से में, आक्रोश। तो हमारा साहित्य, क्योंकि साहित्य की एक बड़ी विशेषता ये कही जाती है कि जिस साहित्य में जितना विद्रोह होगा, जितना अन्याय अनिति के खिलाफ उसमें बगावत होगी, वो साहित्य उतना ही प्रगतिशील होगा। अच्छी बात यह है कि हमारे हिंदी साहित्य के शुरुआती काल, आदि काल में ही सामाजिक विद्रोह है, जीवन की आलोचना है। और ये कहां दिखाई देता है? सिद्धनाथ संतों की रचनाओं में। इन्होंने सारे ऐसे रूढ़ियों, परंपराओं, झूठ सच, इन सब का जबरदस्त तरीके से प्रतिकार किया। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे महत्व का कारण हमारे आदिकालीन साहित्य का स्रोत है ये। तीसरा कारण, इसी साहित्य की परंपरा पे परवर्ती काल में, भक्ति काल में निर्गुण धारा का विकास होता है। तो अगर निर्गुण धारा को समझना है तो इनको समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जीवन में, हमारे मानवीय जीवन में नैतिकता, सदाचार और संतुलन की बात इन्होंने कही, इसलिए इस साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता है। आई बात समझ में? समझ रहे हैं सब लोग, केवल सुन रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? जहां हो वहां
बोलिएगा, है ना। जहां नहीं कोई बात समझ में आया, जहां कोई बात आपको लगे कि सर ये वाली चीज क्या है, क्योंकि ये वाली चर्चा जो है हम लोग कर रहे हैं, ये शायद आपने ऐसी चर्चा नहीं की सुनी होगी। ये पहली बार ही इस तरह का मामला है। सिद्धनाथ संतों के बारे में ऐसे मोटे मोटे तौर पर सुना होगा कभी कभार। अब थोड़ा मैं महत्व लिखवाने जा रहा हूं इसे, लेकिन लेकिन अच्छा पहले नोट कर लीजिए, तब फिर मैं नाथों पे आता हूं। पहले नोट कर लीजिए क्या महत्व है इसका, लिख लीजिए। आदिकालीन साहित्य का स्रोत है ये। दूसरा लिखिए, इसमें सामाजिक विद्रोह का स्वर है। विद्रोह, सामाजिक विद्रोह का स्वर। है ना। इनका हिंदी भाषा के विकास में योगदान है। और अब लिख देंगे हम लोग कि निष्कर्ष, एक दो लाइन में, बस दो दो लाइन में, 150 शब्दों में ये सवाल आएगा, याद रखिएगा। कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे। लॉन्ग क्वेश्चन का कोई सवाल ही नहीं है इस पे। यद्यपि यह साहित्य बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं, और इसमें तंत्र मंत्र रहस्य दर्शन, यद्यपि यह साहित्य बहुत स्पष्ट नहीं और इसमें तंत्र मंत्र रहस्य दर्शन आदि की भरमार है, जिसे आचार्य शुक्ल ने जिसे आचार्य शुक्ल ने गैर साहित्यिक विषय माना है। किंतु किंतु इस साहित्य में जीवन और समाज की चिंता है। जीवन और समाज की चिंता है, तथा इसी परंपरा का विकास ये निबंध वाली शैली यही हो गई। ऐसे ही लिखते हैं निबंध, है ना, विश्लेषणात्मक, रोचक, जैसे मैं लिखवा रहा हूं।
यही हो गई निबंध शैली। किंतु इस साहित्य में जीवन और समाज की चिंता है तथा इसी परंपरा का विकास परवर्ती साहित्य भक्ति काल। अतः अतः इसका महत्व बढ़ जाता है। द्विवेदी जी ने इसके महत्व को द्विवेदी ने इसके महत्व को देखते हुए ही द्विवेदी जी ने इसके महत्व को देखते हुए ही इसे साहित्य का अंग माना है। तो इतना तो 150 से बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ में लिख देंगे, निबंध की तरह लिख देंगे पैराग्राफ में सारी बातों को। मान इन बातों में से दो चार बातें भी लिख देंगे विशेषताओं में महत्व में, तो बात हो जाएगी। थोड़ा सा परिचय दे देंगे। आदिकालीन साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति रचनाओं की है, जिसमें सिद्धनाथ संतों का योगदान उल्लेखनीय है। यद्यपि सिद्धनाथ संतों की रचनाएं सांप्रदायिक हैं और सांप्रदायिक और अपने संप्रदाय विशेष के प्रचार प्रसार की लिखी गई हैं, किंतु उनमें जीवन और समाज की झलक भी मिलती है। ऐसे 84 सिद्ध पर लिखना है तो 84 सिद्धों या सिद्ध संतों के नामों का उल्लेख मिलता है। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से ये विशेषता अवस्था दिखाई देती है। यदि हम यदि हम महत्व के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक तरफ जहां आदिकालीन साहित्य के प्रमुख स्रोत हैं, वहीं दूसरी ओर प्रवर्ती साहित्य के आधार भी हैं। यद्यपि इसे साहित्य में शामिल किया जाए या नहीं, इसे इसे लेकर आचार्य शुक्ल और द्विवेदी जी के विचारों में मतभेद है, किंतु इनका एक सामाजिक सरोकार है। ये उपदेशात्मक हैं, हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें साहित्य में शामिल किया जाना चाहिए। हो गई बात, उत्तर हो गया। ठीक है ना? तो चीजों को जानते रहेंगे तो निबंध की तरह और बढ़िया विश्लेषणात्मक तरीके से आप लिख पाएंगे। क्लियर है? अब देखिए जरा नाथों को जरा देखिए, नाथ साहित्य। वैसे मैं बना दे रहा हूं ये, लेकिन सेम वही उत्तर होगा, नाथों का भी सेम। सबसे पहले आप क्या देंगे? परिचय। दिक्कत तो रही है, सामने आ सकें। ठीक है, तो परिचय में सिद्धों की परंपरा का ही सिद्धों की परंपरा में ही एक महत्वपूर्ण संप्रदाय
शैव मत से प्रभावित, कुल 9 नाथों का उल्लेख जिनमें आदि शिव, जिनमें आदि शिव, भगवान शिव जो है आदि शिव को ही अपना पहला नाथ मानते हैं, चाहे तो इन्वर्टेड कॉमा कर सकते हैं। पहले जरा समझा दूं मैं, केवल लिखे जाने से थोड़ा समझ लीजिए। नाथ शिव मत से प्रभावित एक संप्रदाय था, और ये मुख्य रूप से योग साधना के जरिए ईश्वर की प्राप्ति की कल्पना करते, और ऐसे 9 नाथों का नाम मिलता है जिसमें से आदि शिव, भगवान शिव को ये अपना पहला नाथ मानते, आदिनाथ मानते। कहते भी ये आदिनाथ, आदिनाथ यानी कि भगवान शिव। और ये योग साधना करते इसलिए इनको क्या कहते हैं, योगी। और बड़े कठोर योग की सबसे कठोर साधना होती है हठ योग। हा का मतलब चंद्र, ठा का मतलब सूरज। चंद्र और सूरज को मिला देना इतना कठिन होता है हठ योग। ये हठ योगी हैं। इस परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, और अंतिम 9वें गुरु इनके हैं गोरखनाथ, जिन्होंने गोरखपुर में अपना सेंटर बनाया। और उसी परंपरा के योगी जी हैं अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनको कनफट्टे योगी भी कहते हैं क्योंकि इनके कान फटे होते थे, कान में बाला, और इनका मतलब जब योगी साधना में जब इनको संप्रदाय में लिया जाता था तो इनके कान में बाला वाला लगा देते थे। तो बड़े लटके लटके, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे कान में लटके होते थे कि इनका कान फटा हुआ एकदम रहता, लटका हुआ। अब तो स्मार्ट टाइप का पहन लिया है लोगों ने, लेकिन पहले के योगी लंबे लंबे पहनते थे ऐसे गोल लटके हुए, और उसमें बड़े भारी कान लटका होता। और उसका उद्देश्य था कि इनका जरा सा भी ध्यान इधर उधर ना जाए। इतने ये लदे फदे रहे अपने ध्यान में कि जरा सा भी ये इधर उधर ना बहके, ये इनका विषय वासनाओं में इनका ध्यान ना जाए। और एकदम ब्रह्मचर्य। उधर सिद्धों के यहाँ स्त्रियों का प्रवेश अलाउड था, लेकिन नाथों के यहाँ दूर दूर तक नहीं, स्त्रियों से संवाद भी नहीं। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। और एक बार ये घर से निकल गए तो निकल गए, फिर दोबारा घर नहीं जाते थे। एक बार भिक्षा लेने के लिए घर जाना होता था, बस एक बार, फिर जीवन में कभी घर नहीं। और ये और लोग और ये साधना करते थे, तो साधना के जरिए ये बड़े चमत्कार भी करते थे। मैंने इनका चमत्कार वाला काम कर देते थे ये साधना के जरिए। जैसे कई महीनों तक जमीन के अंदर रहना, पानी में रहना, खाली बदन ऐसे ही घूमना, एक पैर पर खड़ा रहना। तो बड़े ये ऐसा कठोर कठोर साधना करते थे कि लोग इनसे डरते थे। पहले के जमाने में जोगी जब आते थे मोहल्ले वल्ले में मांगने, तो लोग दरवाजे खिड़की सब बंद कर लेते डर के मारे। और ये बहका के लोगों को ले भी जाते थे। जैसे कोई इनके पकड़ में आ गया, उसको ऐसा ये ज्ञान ऐसा समझाएंगे कि वो घर बार छोड़ के भाग जाएगा। ये बड़े बदनाम थे इस मामले में, कि एक बार जो इनके चपेटे में आया, आधा घंटा बात किया, वो उनके पीछे पीछे चल देगा। हाँ। तो लोग योगियों से डरते थे उस जमाने में, लेकिन इनका प्रभाव भी बहुत था मध्यकाल में। मध्यकाल में तो आप इतिहास में तो पढ़ते ही हैं कि योगी, संत, महात्मा, मनीषी, साधु, तांत्रिक, ये सब बड़ा मतलब चलता फिरता पेशा और व्यवसाय था उनका, अपना धंधा था, अपना क्षेत्र था। जैसे आजकल कैसे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइकेट्रिस्ट, है ना, प्रोफेसर, टीचर, आजकल ये सब प्रोफेशन और ऐसा क्षेत्र है। वैसे उस जमाने में ये लोग हुआ करते थे अलग अलग क्षेत्र के लिए। तो खैर, ये वैराग्य और विरक्ति की बात करते हैं, समाज से बैराग, विरक्ति, तप, तपस्या।
आपने देखा, योगी जी को भी देखा ही है, अभी सामने ये उदाहरण है। घर और नहीं जाते, पिता के मरने पे भी नहीं गए, पिता की मृत्यु पे भी नहीं गए। तो इनका घर बार कोई मतलब नहीं, वैराग्य हो जाते हैं, विरक्ति, इनके कोई माता पिता और कोई कुछ नहीं इनका होता। तो खैर, ये इनकी खास बात यह है कि इन्होंने सामाजिक विषयों पर टीका टिप्पणी की है। समाज में नैतिकता, सदाचार, इन सब का उपदेश देते हैं और बुराइयों विकृतियों पे हमला बोलते हैं, बड़ी डांटते फटकारते हैं, मारते भी हैं। कोई अगर सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति इनके करीब आ जाए तो उसकी पिटाई भी कर देते हैं ये, क्योंकि ये वो आम जीवन जीने वाले व्यक्ति को निकृष्ट मानते हैं कि ये भोग विलास में डूबा हुआ आदमी। तो इन्हीं को फटकारते हैं, मारते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब बुराई छोड़ो, बदलो अपने आप को, वो कहते हैं। उसी में आते हैं, वही तो कह रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो अब नया मॉडर्न एज है। अब वो वाला जमाना थोड़े कि जंगल में जाके रहे। तो खैर, नाथों ने क्या किया, नाथों का ये पहचान है, लेकिन नाथों का हमसे क्या मतलब है? हमसे ये मतलब है कि ये हमें शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, नैतिकता, सदाचार, सुधार, इन सब का उपदेश देते हैं। इसलिए हमारे लिए लिटरेचर में ये महत्वपूर्ण है। इनको लेकर भी सेम वही विवाद है कि इनको साहित्य में रखा जाए कि नहीं रखा जाए। आचार्य शुक्ल इनको नहीं रखने के पक्ष में है, द्विवेदी जी कहते हैं कि रखिए, रखना चाहिए, क्योंकि नाथों का प्रभाव कबीर वगैरह पे है। ये भी उलटवासियों में बात कहते हैं, प्रतीकों में बात कहते हैं, सदुकड़ी भाषा, यही लक्षण उनका भी है। कबीर ने लिखा है कि जोगिया, योगी, जोगी यो को जो बोलते हैं, योगी को जोगी बोलते हैं। जोगिया की नगरी बसे ना कोई, जोरे बसे सो जोगिया होई। मान इनके पास कोई ना जाए, जो इनके पास गया वो जोगी हो गया। और कबीर ने भी जब भक्ति शुरू की तो सबसे पहले योग पंथ की तरफ गए, नाथ पंथ की तरफ गए। लेकिन कबीर को बाद में ये पसंद नहीं आया, बहुत दिनों तक कबीर योगी बने रहे। लेकिन कबीर का एक कहना यह था, कबीर ने कहा है कि योग की चरम अवस्था क्या होती है? योग की चरम अवस्था, योग में सबसे चरम स्थिति क्या होती है? हम्म? समाधि। योग साधना में सबसे चरम लक्ष्य है समाधि। समाधि में क्या होता है? आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, योग हो जाता है। योग मिलन को ही योग कहते हैं। लेकिन कबीर ने कहा कि समाधि तो 5-10 मिनट रहेगा, लेकिन 5-10 मिनट के बाद जब फिर समाधि से बाहर आएंगे तो फिर कहाँ आ जाएंगे? फिर संसार में आ जाएंगे, जमीन पे आ जाएंगे। तो इतनी साधना करने के बाद समाधि लग भी गई तो उसका क्या फायदा? 5 मिनट, 2 मिनट समाधि रहेगी। तो इसीलिए कबीर को ये बात पसंद नहीं आई और कबीर ने कहा कि सहज भक्ति, ईश्वर का भजन कीर्तन ही ठीक है। फिर वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी किताब कबीर में लिखा है कि कबीर ने योग के चमत्कार को नमस्कार किया और उसे बाहर निकल गए। तो ये चमत्कार भी दिखाते थे, मध्यकाल में ये डराते भी थे लोगों को, चमत्कार भी दिखाते थे। खैर, लेकिन नाथों ने जो नैतिकता, सदाचार, उपदेश दिया है वो हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि साहित्य का धर्म भी यही है, हमारे जीवन को सुधारना। तो इनका साहित्य भी हमें, लेकिन इनका ज्यादातर लिटरेचर अपने संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए है, जो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का वही हिस्सा है जिसमें वो जीवन का संदेश देते हैं। आई बात समझ में? तो सिद्ध और नाथ दोनों में सेम बात फिट करेंगे, खाली थोड़ा सा उनका चलन अलग है। सिद्धों के यहां पंचमाकार अलाउड है, भोग विलास अलाउड है। नाथों के यहाँ कठोरता है, अति कठोरता। योग दोनों मानते हैं, लेकिन ना उनके यहाँ थोड़ा अनुशासन नहीं है, इनके यहाँ बड़ा कठोर अनुशासन, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन इनके यहाँ। आई बात समझ में? क्यों? चलिए तो लिख लीजिए, अब दे दीजिए जल्दी से। ये क्या आ गया? अब लिख लीजिए विशेषताएं, फटाफट। अब तो समझ गया ना? लिख दीजिए, योग साधना पर बल,
योग साधना पर बल, वैराग और विरक्ति को महत्व, वैराग और विरक्ति को महत्व, ठीक है। योग लिखा है, योग पे क्या लिखा? हाँ, तंत्र मंत्र भी उसी में आ जाएगा। अच्छा, क्या लिखा? वैराग और विभक्ति विरक्ति। अगला लिखिए, आध्यात्मिक जीवन, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, सामाजिक बुराइयों का विरोध, सामाजिक बुराइयों का विरोध, आदि, है ना। अब लिख लीजिए महत्व, महत्व। सर जी स्लाइड पीछे कर दीजिए एक बार, अभी राव। सर टेस्ट मंडे को होगा, हाँ भी मैं लास्ट में बोलूंगा राहुल, चिंता ना करिए। ठीक है, अभी राव। महत्व में क्या लिखेंगे? महत्व में नंबर 1, आदिकालीन साहित्य का स्रोत। देखिए, सेम चीजें हैं, बस अलग अलग हमने कर दिया। आदिकालीन साहित्य का स्रोत, लोक धर्म की प्रतिष्ठा, अगला पॉइंट, लोक धर्म की प्रतिष्ठा, सामाजिक विरोध का स्वर, सामाजिक विरोध। अच्छा, सामाजिक विरोध का मतलब ये मत समझिए कि समाज का ये विरोध करते हैं, सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं। तो सामाजिक विरोध का स्वर। अगला लिख लीजिए, निर्गुणवादियों पर प्रभाव, निर्गुणवादी संतों पर प्रभाव, और लास्ट लिख लीजिए, मानवीय मूल्य और समरसता, मानवीय मूल्य और समरसता की दृष्टि, समरसता की दृष्टि से महत्व। ठीक है ना, निष्कर्ष लिख लीजिए। न केवल ऐसे रखिएगा, इन्होंने न केवल योग साधना और अनुशासन पर बल दिया, योग साधना और अनुशासन पर बल दिया, बल्कि बल्कि जातीय और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती भी दी, बल्कि जातीय और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती भी दी। रूढ़ियों, ठीक है ना। बस इतना ही है। प्रतीकात्मक भाषा शैली का भी प्रयोग वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। भाषा, जन भाषा का भी प्रचार प्रसार किया इन लोगों ने। ठीक है ना, जन भाषा यानी कि हिंदी को आगे बढ़ाया। और हमने क्या लिखा? सामाजिक समरसता। ये घूमते थे हर जगह योगी और समाज को जोड़ते थे, तो सामाजिक समरसता का प्रयास किया इन्होंने, अच्छा काम किया, है ना। और उस समय मानवीय मूल्यों पर लिखा। अच्छा, एक चीज और हम लिखवाए, लोक धर्म। इस पर भी आगे हम लोग जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो इस पर बहस होगी, आगे मैं बताऊंगा। लोक धर्म, एक होता है शास्त्रीय धर्म, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं सब कुछ में शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गीत, है ना।
कहते हैं ना, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग, और एक हम लोग कहते हैं फॉक सॉन्ग, फॉक डांस। तो धर्म में भी हम लोग बात कहते हैं, ऐसे ही ध्यान में रख लीजिएगा समझने के लिए, कि शास्त्रीय धर्म जो शास्त्र पर आधारित धर्म है, और लोक धर्म जो लोक जीवन, जो लोगों के बीच मान्यता है, आम आदमी जिसको मानता है। तो कौन ज्यादा अच्छा है? ऐसा अच्छा बुरा हम लोग नहीं कहेंगे, किसी को बुरा कैसे कह सकते, लेकिन ये ज्यादा व्यापक है, इसमें लोक जीवन, आम आदमी का जीवन, आम आदमी की चिंता है। तो इन 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 लोगों ने शास्त्रीय धर्म की बात नहीं कही, इन लोगों ने अपने शिक्षाओं के प्रचार प्रसार से लोक धर्म को स्थापित किया। कबीर पूरा का पूरा भक्ति काल किसके पक्ष में है? लोक धर्म के पक्ष में, है ना। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाही तो का छार भर मुट्ठी। मनुष्य प्रेम, भाईचारा, मेल जोल, दया करुणा ममता। तो आम आदमी कोई ज्यादा धर्म हम चाहता है कि? आम आदमी ज्यादा धर्म के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, वही लोक धर्म ही पसंद करता है। अच्छा को अच्छा कहे, बुरा को बुरा कहे। इन लोगों ने यही काम किया। इन लोगों ने ये नहीं कहा कि 5 बार यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, टिक्का चंदन छाप तिलक। इन लोगों ने कहा ये सब कुछ नहीं, मानव प्रेम इन लोगों ने संदेश दिया। ठीक है ना। तो शास्त्रीय धर्म शास्त्र की बात करता है कि वेद ये कहता है, पुराण ये कहता है, स्मृति ये कहता है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग को उससे मतलब नहीं है। जीवन क्या कहता है, जीवन की जरूरतें क्या कहती है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश में शास्त्रीय धर्म ही चलता रहा, लोक धर्म को कभी महत्व नहीं मिला। वरना कबीर ने तो अपने जमाने में, या इन संतों ने अपने जमाने में उसी समय सारे भेदभाव बुराई सबको खत्म कर दिया। कबीर ने कहा कि पहाड़ पूजे हरि, मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजने से भगवान मिलता है कहीं? है ना। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। दो पाटन यानी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में टकराहट में, झगड़े में कोई साबुत नहीं बचा, सब मारे जा रहे हैं। जैसे चलती चक्की है, उसमें दाना जब पड़ता है, गेहूं तो पिस जाता है, तो सब लोग पिस रहा है, हम लोग भी सब यही सब जाति धर्म भाषा ऐसे में पिस रहे हैं। क्या आजकल भी चलती वो चक्की चल रही है जिसके ऊपर कबीर ने इशारा किया था। हम सब लोग कहीं बैठते हैं तो इंसानियत की बात कम करते हैं, देखते हैं कौन मेरा है। हाँ, अपना आदमी कौन है इसमें, कैसे पहुंचाना है लाभ, कैसे हिस्सा निकालना है, कैसे फायदा उठाना है। और आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं। जज न्याय बेच दे रहा है, डॉक्टर किडनी निकाल ले रहा है। हाँ, वकील जो है वो इतना लंबा केस को जानबूझ के खींचता है, उसका फैसला ना आए, जानबूझकर जज को उलझाता है कि मामला लंबा चले, कि मेरा क्लाइंट पैसा देता रहे। कभी वकील चाहता है कि केस खत्म हो जाए? एक मेरा केस पड़ा कोर्ट में, एक चेक बाउंसिंग का। तो सारे मित्र लोग वकील हैं, बोला अरे कुछ नहीं, आप आते रहिए। तो कुछ पैसा नहीं लेते थे, लेकिन जब मैं डेट पे आता था तो वहां वो कैंटीन में बैठ के 500 1000 का खा जाते थे सब लोग। आइए बैठा जाए, चाय पिया जाए, और चाय समोसे फलना ढिकना। दो चार वकील और आ गए, और क्या हाल चाल, ये है वो है। तो मेरा केस, अरे आराम से रहिए, पैसा मिलेगा। ऐसा करके 2.5 3 साल खींचते रहे। हम लोग इससे अच्छा तो तुम फीस ही ले लेते हमसे। हर बार जब मैं आता हूँ तब एक टाइम भी खराब होता है, और 1000 रुपया 1000 1500 खर्चा भी करवा देते हो कम से कम। तो कोई वकील, लास्ट में हुआ भी यही, लास्ट में मैंने उस पार्टी को पकड़ा, वो पार्टी यहीं का था जिसे चेक दिया था, जो बाउंस कर गया। लास्ट में उसको पकड़ा, वो बोला कि सर आपको दे देंगे, लास्ट में वो दे दिया। 2.5 साल कोर्ट में समय बर्बाद हुआ, लास्ट में बाहर ही सेटलमेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल ये मैं दे रहा हूं कि सब जगह भ्रष्ट आचरण है, भ्रष्टाचार है।
कोई लोक धर्म, मानवीय चिंता, मनुष्य इसकी कोई बात नहीं करता। अभी एक डॉक्टर के इंटरव्यू में देख रहा था, इंटरव्यू नहीं, मैंने वो इस पे यूट्यूब पे आया है, बड़ा चर्चित हो रहा है। वो कह रहा है कि रोज मीटिंग में, वो बड़े हॉस्पिटल का वो डॉक्टर है, कह रहा है रोज शाम की मीटिंग में कहा जाता है कितना केस आईसीयू में ट्रांसफर किए, कितना इंजेक्शन लिखा, कितना ऑपरेशन लिखा। टारगेट है, हम लोग को लिखना पड़ता है जबरदस्ती, नहीं बीमार है तो भी हमें बीमार बना के आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, टारगेट है। हर डॉक्टर को टारगेट दिया जाता है कि आपको आज 10 मरीज को आईसीयू में भर्ती करना है, क्योंकि आईसीयू का बिल ज्यादा होता है, डबल होता है। तो वो बोला कि हम, बोला कि हमें रोज शाम में मीटिंग जब होती है नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल की, तो हमें हमें टारगेट दिया जाता है। सोचिए। और हम लोग हॉस्पिटल में कितने आस्था से जाते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में कितनी आस्था से जाते हैं, और वहां पे हिसाब किताब चलता है कौन सा पूजा कराना है, कौन सा हवन यज्ञ कराना है। देखते हैं ना। कोई मतलब नहीं आप कहाँ से आए हैं, खाए हैं, पिए हैं, नहीं है, क्या है। अच्छा, कोई कमी बता दीजिए, जैसे जैसे कोई हवन यज्ञ होना है नहा कर, और आप नहाए नहीं, बोले पंडित जी आज तो नहाए नहीं है, कोई बात नहीं, गंगा जल छिड़क दिया जाए, है ना। बोलिए कि देखिए ना वो नहीं है, पीला कपड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, ये हल्दी लगा देंगे पीला कपड़ा। तो उनको इससे कोई मतलब नहीं कि विधि विधान शास्त्रीय ढंग से पूजा हो रहा है कि नहीं। उनको मतलब है कि आपसे अंत में जो 2 4 5 हजार दक्षिणा लेना है, वसूली करना, वो हो जाए, बस आपको मुक्ति मिले, और अपना अपना मुक्ति आप खुद करते रहिए। सच बात है ना ये। तो कभी कभी सामाजिक बुराइयों को, आप सामाजिक जीवन को देखिएगा तो सब धोखा लगता है कि सब झूठ है, फरेब है। समाज ऐसे ही चलता रहता है दिखावा में। आज कल रात में हरियाणा में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को गोली मार दी, देखा होगा न्यूज में। वो टेनिस एकेडमी चलाती थी, टेनिस ना, खेल का एक एकेडमी चलाती थी। इसलिए गोली मार दिया क्योंकि लोग उसके ऊपर हंसते थे कि तुम बेटी की कमाई खा रहे हो, ताना देते थे। अब बताइए, ऐसे समाज में रहने लायक है क्या? ऐसे समाज को हम समाज कहते हैं, और इसको पार्टी में बुलाते हैं, शादी में जाते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, बेकार है, उससे अच्छा तो अकेले रहे। ऐसे समाज में रहने की बजाय तो अकेले ही रहना ज्यादा बेहतर है। तो ये सब बाह्य आडंबर हैं जिसके ऊपर सिद्धनाथ संतों ने, कबीर ने हमला बोला। और कबीर और इन लोगों ने, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा, है ना। और कबीर ने कहा कि तुम पंडित से पूछा कि तुम दूसरे की मुहूर्त बताते हो, मुक्ति बताते हो, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी तुम बताओ। कबीर को लोगों ने कहा कि बनारस में मरने से मुक्ति मिलती है। अभी भी लोग बनारस में मरने जाते हैं, मरने वाले व्यक्ति को बनारस में रख दिया जाता है, बूढ़े व्यक्ति को। अंतिम संस्कार भी बनारस में करते हैं, भगवान शिव की नगरी है, मोक्ष। कबीर जीवन भर रहे बनारस में, और मरते समय चल गए मगहर, उधर गोरखपुर के पास जो है मगहर, क्योंकि मगहर सबसे बेकार क्षेत्र था। तो कबीर बोले कि देखते हैं हमको मुक्ति मिलती है कि नहीं, हम वहीं मरेंगे। जो तन काशी तजे कबीरा, तो फिर राम ही कहानी हो रहा रे। अगर काशी तजने से मुक्ति मिल जाती है तो राम भजने की जरूरत क्या है? जीवन भर पाप करो और जाके काशी में मर जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, काशी को मुक्ति शहर कहते हैं, मुक्ति भगवान शिव की नगरी है, त्रिशूल पे, भगवान त्रिशूल के ऊपर बसी हुई नगरी है वो। उसको मोक्ष धाम भी कहते हैं। हाँ, अगर पाप ज्यादा कर लिए हैं तो वहीं जाना चाहिए। अगर नहीं किया है तो मगहर में भी मरेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा पाप कर लिया है तब तो काशी जाना चाहिए। है ना। और वहां की स्थिति भी बड़ी अजीब है। कभी आप टीवी सिनेमा में देखते होंगे, सब बड़े अजीब सा, सब कारोबार है। मरना जीना यहाँ सब कारोबार है। यहाँ मरना जीना कोई कोई
वो नहीं। ठीक है ना? ठीक है। आ जाइए अब जैन साहित्य पे। सर थोड़ा बड़ा लिखिए, ज्यादा क्वालिटी करने पर एमबी जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा। आपकी भी, आप टेरेस, है ना? चलिए ठीक है, आपकी मुक्ति के लिए मैं प्रयास करता हूँ कि आपको यूपीएससी से मुक्ति मिले। तो जैन साहित्य, है ना? जैन साहित्य तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछ देता है कभी कभी। जैन साहित्य में भी ऐसे ही, सबसे पहले क्या देंगे? परिचय। नंबर टू, विशेषताएं। महत्व। और नंबर चार, निष्कर्ष। एक दो लाइन का निष्कर्ष। ठीक है। परिचय में क्या है कि जैन प्रायः पश्चिमी भारत में रहने वाले संत महात्मा थे। ये 24 तीर्थंकरों में आस्था रखते हैं, और अपने जो पुराने तीर्थंकर हैं और जो जैन मुनि हैं उनके चरित्र पर ये लिखते हैं। इनके यहाँ सबसे ज्यादा बल अहिंसा पर है, आध्यात्मिकता पर है, शांति पर है। और जहां एक तरफ राजस्थान और गुजरात में रासो काव्य लिखे जा रहे थे, वहीं इनके यहाँ शांत रस है, भक्ति रस है। वहां वीर रस है तो यहाँ भक्ति रस है। जैन मुनियों ने भी जीवन में सदाचार, नैतिकता, मानवीयता, इन विषयों पर बल दिया। इनकी भाषा जो है, अपभ्रंश प्राकृत भाषा है, प्राकृत अपभ्रंश भाषा है। तो इनका भी सेम ही उद्देश्य है, बस इन ये अहिंसात्मक है। और ये इनकी भक्ति में तीर्थंकरों के जीवन चरित्रों पर लिखना करना, यही इनकी भक्ति है। जहां तक महत्व का सवाल है, तो इनका महत्व इसलिए है क्योंकि ये हिंदी भाषा के विकास में इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने ब्रज में भी लिखा है, खड़ी बोली में भी। तो प्राकृत और अपभ्रंश की जो विरासत है, उसको ब्रज और खड़ी बोली में ढालने में इनका बड़ा योगदान। और समाज को नैतिक मूल्यों से जोड़ना। इनके यहां भी थोड़ा कठोर सात्विकता है, कठोर धार्मिकता है, कठोरता पर इनके यहाँ बल है। तो जैनों की भी बड़ी भूमिका है। ठीक है ना? तो लिखना पड़ेगा या छोड़ दिया जाए, हो जाएगा? या करना चाहेंगे? चलिए लिखिए, परिचय में लिख लीजिए। पश्चिमी भारत में सक्रिय, पश्चिमी भारत में सक्रिय। ये लोग पूर्वी भारत में थे, वो पश्चिमी भारत में थे। लिख लीजिएगा नीचे। 24 तीर्थंकरों में आस्था। 24 तीर्थंकरों में आस्था। ठीक है ना? जैन 24 तीर्थंकरों में आस्था और जैन मुनियों के चरित्र पर लिखा है। अपने धर्म प्रचार के क्रम में, एक लाइन और लिखिए, धर्म प्रचार के क्रम में नैतिक शिक्षा, कर्मवाद, संयम। नैतिक शिक्षा, कर्मवाद, संयम। हाँ ठीक है, एक पूछा है उन्होंने, चलिए मैं बता दूं।
किरण सरोज ने पूछा है। एक एक पंक्तियां भी डाल देंगे बीच बीच में, सब में एक एक पंक्ति, बस एक दोहा डाल देंगे सब में। जैन साहित्य में एक डाल देंगे, जैन और सिद्ध में पूछा जाएगा, नाथ और सिद्ध में पूछा जाएगा तो एक डाल दीजिएगा। जैसे नोट्स में दिया है, आपने भी लिखा है, 9 लख पत्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, है ना, ऐसे में ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। ये नाथपंथियों की पंक्ति है। 9 लख पत्री आगे नाचे, पत्री महिलाओं के लिए कहते हैं, है ना, 9 लख पत्री या काम भावना या महिला। अच्छा, नाथपंथियों के यहाँ चूंकि ब्रह्मचर्य थे स्त्रियों के बड़े विरोधी, तो 9 लख पत्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। तो चाहे जितने भी ऐसे काम भावनाएं और विषय वासनाएं जितने भी प्रताड़ित करे, लेकिन पीछे सहज अखाड़ा, यानी कि भावना, आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था। अखाड़ा, अखाड़ा जहां लड़ते हैं, ये भी कहते हैं कि हम सांसारिक विषय वासनाओं से लड़ते हैं, हमें उसका लड़ना पड़ता है। ठीक है ना, सुस्ती आ रही है, पानी पीजिए, तभी ठीक नहीं है। अच्छा, थोड़ा दो सुनते सुनते नींद भी आने लगती है ना, कितना मैं तो बोल रहा हूं इसलिए मुझे जागना जरूरी है, सुनने वाले को नींद आने लगती है। तो 9 लख पात्री आगे नाचे, आगे जितने भी विषय वासनाओं के आकर्षण हैं, पीछे सहज अखाड़ा, उस युद्ध में अपने को विषय वासनाओं से जीतने और हारने वाले युद्ध में हम डटे हुए हैं। न न ऐसे में न ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। ऐसे में जो जोगी जीतता है, लड़ता है, उसके अंदर में ही भंडारा यानी कि ईश्वर बसता है। ठीक है ना। तो योग पंथियों ने यह बात कही है कि कबीर ने भी कहा है कि जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोरी है, तो ना हो चित भंग। इसी परंपरा में कबीर कह रहे हैं कि जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, जिसके मन में गुरु के प्रति आस्था है, गुरु हमेशा उसके साथ है। कोटि काल झकझोरी है, कोटि का मतलब लाख, काल का मतलब विषय वासना, लाखों विषय वासनाएं झकझोरे, तो ना हो चित भंग, तब भी हमारा विश्वास नहीं जगता, हमारा ध्यान भंग नहीं होता। तो योगियों ने बड़ी कठोरता की बात कही, विश्वास की बात कही, ईश्वरीय विश्वास को उन्होंने महत्व दिया। गुरु शिष्य परंपरा को बड़ा महत्व दिया है इन लोगों ने, क्योंकि इनका मानना था कि गुरु ही वो व्यक्ति है जो हमें ईश्वर से मिलाता है। कबीर के यहां पे देखिए, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, तुम्हारे ऊपर निछावर हूं मैं, क्योंकि तुमने क्या किया, गोविंद दियो बताए। गोविंद का पता, ईश्वर का पता किसने दिया, गुरु ने, इसलिए गुरु बड़ा है। और गुरु पे कबीर लिखते हैं तो लिखते ही जाते हैं, कितने सारे दोहे गुरु पे लिख दिया। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सदगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। मैं लोक जमाने के साथ चला जा रहा था, विषय वासनाओं में डूबे हुए था, लेकिन आगे सदगुरु मिल गया और मेरे हाथ में दीपक दे दिया, तो क्या हो गया, दीपक किसका प्रतीक है, उजाले का, प्रकाश का, मेरा जीवन प्रकाश से भर गया। तो इनके यहां इन परंपराओं पर, इन पर ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है ना, यही मीनिंग है। ठीक है। अभी राव लिख रहे हैं कि सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, कोई हेल्प करो। अब यहां से क्या हेल्प हो सकता है भाई वाईफाई यहां से आपको कैसे दिया जा सकता है। चलिए लिखिए, पश्चिमी भारत लिख लिया, क्या लिखा, सब लिख लिया परिचय में ना। अब लिख लीजिए विशेषताएं, विशेषताएं लिख लीजिए। अहिंसा पर बल, धार्मिकता और नैतिकता, धार्मिकता और नैतिकता पर बल, चरित्र काव्य की रचना, चरित्र, चरित्र काव्य, चरित्र, चरित्र मतलब चरित्र, ज्यादातर इन्होंने जीवनी लिखे हैं, चरित्र काव्य, काव्य, हाँ। अपभ्रंश, सॉरी, प्राकृत अपभ्रंश, चरित्र काव्य की रचना, प्राकृत अपभ्रंश,
प्राकृत डैश अपभ्रंश में रचनाएं गद्य में लेखन, गद्य में लेखन। इन्होंने इनकी एक अच्छी बात है कि इन्होंने गद्य में लेखन किया। महत्व लिख दीजिएगा। महत्व लिख दीजिएगा कि प्राकृत अपभ्रंश, प्राकृत अपभ्रंश, प्राकृत अपभ्रंश की विरासत को ब्रज और खड़ी बोली से जोड़ा, ब्रज और खड़ी बोली से जोड़ा। अगला, नैतिकता और धार्मिकता पर सर्वाधिक बल दिया। नैतिकता और धार्मिक, ऐसे लिखिए, एक मिनट, नैतिकता और धार्मिक काव्य लेखन की शुरुआत। धार्मिक, एक मिनट, एक मिनट, वीर गाथा, वीर गाथा के नायकों, वीर गाथा के नायकों की परंपरा में धार्मिक नायकों के माध्यम से योगदान। थोड़ा लंबा हो गया और इसको छोटा कर सकते थे हम लोग। बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो वीर गाथा काव्य लिखे गए नायकों की चर्चा, असल में जैन मुनियों से ही वो सीखे। जैन मुनि चरित्र काव्य लिख रहे थे, उनको देख देख कर इन्होंने राजाओं की प्रशंसा की है। तो इसको शॉर्ट में करना चाहें तो ब्रैकेट में एक दूसरा ऑप्शन दे देता हूं। शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं आप कि चरित्र काव्य से ही, हाँ, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, मैंने इसी को दूसरी भाषा में, चरित्र काव्य से प्रेरित रासो काव्य, निष्कर्ष लिख लीजिए। लिख लीजिए कि जनभाषा हिंदी के विकास में जैन साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान। जनभाषा हिंदी के विकास में जैन साहित्य का योगदान। जनभाषा हिंदी के विकास में जैन साहित्य का योगदान। दूसरा लिख लीजिए कि गद्य लेखन, गद्य लेखन का आधार तैयार किया। सामाजिक नैतिकता को महत्व, बस हो गया। ठीक है ना। तो एक प्रवृत्ति धार्मिकता की है, इसमें यह बात आ गई, ये सारे जैन, सिद्ध नाथ जैन। अब तीसरा क्या है, हम लोग के पास टाइम है ना? हाँ, अभी टाइम है। तो इसके बाद क्या है, धार्मिकता के बाद श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति में लिख लीजिएगा इस काल में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति भी है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति की रचनाएं कौन सी हैं? रासो काव्य, युद्ध और प्रेम,
दूसरा विद्यापति, इनके यहां भी राधा कृष्ण का श्रृंगार है। श्रृंगार यानी कि प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन। तीसरी रचनाएं मिलती हैं अमीर खुसरो की, श्रृंगारिक रचनाएं। लेकिन अमीर खुसरो की श्रृंगार जो है वो वियोग श्रृंगार है। तो इस काल में इस तरह की रचनाएं लिखी गई श्रृंगार पे। श्रृंगार का मतलब प्रेम। तो तीन तरह की रचनाएं मिलती हैं प्रेम पर इस दौर में। एक तो रासो काव्य, रासो काव्य में युद्ध और प्रेम ही विषय है। जहां युद्ध का कारण दूसरा है वहां भी कवि ने बेवजह प्रेम डाल दिया है रोचक बनाने के लिए, कि झगड़ा किसी राजकुमारी को लेकर हुआ, स्त्री को लेकर हुआ, कि रचना ज्यादा रोचक इंटरेस्टिंग बन जाए। विद्यापति के यहां राधा कृष्ण का बड़ा विस्तृत वर्णन है, और ऐसा वर्णन है कि विद्यापति ही डाउटफुल हो गए कि विद्यापति भक्ति के कवि हैं या श्रृंगार के। क्योंकि एक तरफ जब भक्ति करते हैं शिव पार्वती की, गंगा की भक्ति करते हैं, गंगा स्तुति, तो बड़े भक्त नजर आते हैं भी। लेकिन जब श्रृंगार पे उतरते हैं, राधा कृष्ण के श्रृंगार वर्णन पर, तो करते करते वो सांसारिक श्रृंगार में उतर आते हैं। सांसारिक श्रृंगार समझ रहे हैं ना, जहां स्त्री पुरुष का श्रृंगार प्रेम होता है। तो उन पर डाउट होता है कि वो किस किस कैटेगरी में उनको रखा जाए, भक्त कवि या श्रृंगारी कवि। तो ये भी हम लोग करेंगे जब विद्यापति को पढ़ेंगे। निष्कर्ष में हम लोग कहते हैं कि विद्यापति असल में दोनों के बीच में समन्वय करने वाले पहले कवि। जब भक्ति करते हैं तो बड़े मनोयोग से, और जब श्रृंगार पर उतरते हैं तो संसारिक प्रेम में उतर आते हैं। उनका प्रेम कहीं कहीं एकदम संसारिक हो गया, जहां ईश्वर गायब हो गए, राधा कृष्ण गायब हो गए हैं और संसारिक प्रेम, दाम्पत्य प्रेम हो गया है। इसलिए डाउट करते हैं लोग। ठीक है ना। हम लोग जब पढ़ेंगे आगे चलकर सूरदास को, तो दूसरे लोगों के भी राधा कृष्ण वर्णन को पढ़ेंगे, तुलना, वहां इनका भी जिक्र आएगा। चंडीदास का जिक्र आएगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव का जिक्र आएगा। तो इन सब में राधा कृष्ण का प्रेम एकदम सांसारिक हो गया है ना। बीच बीच में राधा कृष्ण सांसारिक व्यक्ति बन गए हैं, वहां धार्मिकता नहीं है। लेकिन सूरदास इस मामले में बड़े पक्के हैं। सूरदास के यहां प्रेम में कहीं कोई सांसारिकता नहीं है, आध्यात्मिकता ही है। उनके वर्णन में कहीं कोई ऐसा नहीं है। जबकि चंडीदास और जयदेव के यहाँ राधा जो है वो, आलोचकों ने कहा है कि मोम की राधा है, जो थोड़ी सी आंच आने में पिघलने लगती है। लेकिन सूर की जो राधा है वो स्वाभिमानी स्त्री, कृष्ण से मिलने का कोई प्रयास नहीं, ना आना ना जाना। गोकुल से मथुरा की दूरी 5 कोस या 8 कोस की है, लेकिन जाते नहीं कभी मिलने के लिए। ऐसा स्वाभिमान है कि भाई कृष्ण को आना चाहिए, वही बोल गए थे कि हम आएंगे। तो कहने का मतलब ये कि राधा कृष्ण का वर्णन सब लोगों ने किया है, विद्यापति ने भी किया है, लेकिन विद्यापति का वर्णन सांसारिक हो गया है। तो प्रेम की कविताएं इस काल में ऐसे, क्लियर है। इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, इस पर पूछा जाएगा विद्यापति जब करेंगे, अभी आगे कवियों पे चर्चा तब लिखवाएंगे। अमीर खुसरो पे बात करेंगे तब। नंबर 4, और क्या प्रवृत्ति है श्रृंगारिता के बाद? और छोटी छोटी प्रवृत्तियां हैं, गौण प्रवृत्तियां। हाँ हाँ, लौकिक साहित्य है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले 2 मिनट समझ लीजिए, फिर तब इस पर लिखिएगा। लौकिक साहित्य का मतलब लोक का साहित्य, और लोक का मतलब संसार। तो ये
लोक साहित्य, ये शास्त्रीय साहित्य नहीं है, लोक जीवन में स्वतंत्र रूप से लिखा गया। इसके कभी आम जीवन में रहने वाले लोग हैं, वो ना तो किसी दरबार के हैं ना कहीं से। अच्छा, लौकिक साहित्य जब कोई नियम में नहीं होगा, नियम नियमों से बंधा नहीं होगा, औपचारिक नहीं होगा, तो कैसा होगा? ज्यादा बनावटी होगा कि ज्यादा सच्चा होगा? ज्यादा सच्चा होगा, यथार्थवादी होगा। इसलिए हर काल में लौकिक साहित्य को ज्यादा महत्व मिलता है, क्योंकि लौकिक साहित्य ज्यादा प्रमाणिक होता है। आदि काल में भी लौकिक साहित्य लिखा गया है, और कई लोगों ने लोक जीवन की भावनाओं को लौकिक साहित्य में व्यक्त किया है। मसलन एक रचना मिलती है संदेश राशक अब्दुल रहमान की, एक रचना मिलती है ढोला मारू रा दूहा, जिसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा है और स्त्रियों के विरह का भाव उसमें आया है। विद्यापति ने कुछ रचनाएं लिखी हैं लोक जीवन की, पदावली उनकी जो है उसमें लोक जीवन की एक कथा है। अमीर खुसरो गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, कव्वालियां लिखते हैं, आम जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां मुकरियां लिखते हैं। तो इस साहित्य में आदिकालीन समाज कैसा था, उसकी सोच, उसकी संवेदना, उसकी भावनाओं की प्रमाणिक जानकारी मिलती है। इसीलिए लौकिक साहित्य का महत्व बढ़ जाता है। क्लियर है ना? बस इसी बात को लिखना है। लौकिक साहित्य लोक जीवन में मुक्त भाव से लिखी गई रचनाएं चूंकि इनमें, मैं बोल देता हूं, लिखिए मुझ, चूंकि इनमें, सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, समझ कम चल रहा है। कौन है? पृथ्वीराज चौहान? अच्छा। साक्षात पृथ्वीराज चौहान ही आ गए हैं अपने क्लास में। सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत मतलब ऐसा है नहीं। क्यों, आप लोगों को लग रहा है ऐसा? सीधी बात है, दो दो लाइन, चार चार लाइन की, कोर तो दो ही लाइन का है ना। लिखने में हम लोग 150 200 शब्द लगा दें, लेकिन कोर तो इतना ही है, 2 लाइन का। अगर लोक साहित्य पे बात करें तो 2 लाइन का कोर है कि लोक जीवन में लिखा गया साहित्य लोक साहित्य है। चूंकि ये लोक जीवन में लिखा गया, इसलिए अपेक्षाकृत ज्यादा प्रमाणिक है और इसमें जीवन का यथार्थ मिलता है। बात खत्म। अब इसको फैलाने के लिए हम लोग जितना लिख दें। क्लियर है ना? तो चूंकि इनमें लोक जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है, चूंकि इनमें लोक जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है, अतः अतः लोक जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है, अतः यह अपेक्षाकृत प्रमाणिक साहित्य है। इसमें आम जनजीवन, इसमें आम जनजीवन, रीति रिवाज, रहन सहन, दुख दर्द, उनके विश्वास और संघर्ष, उनके विश्वास और संघर्ष आदि का चित्रण होता है। ठीक है ना? अब लिख लीजिए विशेषता। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ
चित्रण। दूसरा, लोक जीवन क्या लिखा, सामाजिक जीवन का था चित्रण। दूसरा लिख लीजिए, लोक परंपराओं को महत्व। अगला, लोक भाषा का प्रयोग। अच्छा, बस लास्ट है ये, अनु पटेल, हो गया। अनु पटेल, ये लास्ट है। आप सब लोग भी, आप सबका भी जो धैर्य का बांध है वो टूट ही जाता है 2 घंटे में। इलाहाबाद में हमने 10 साल पढ़ाए हैं, 4-4, 5-5 घंटे की क्लास होती थी, क्योंकि 2 दिन क्लास चलती थी, सैटरडे संडे। तो 5-5 घंटे की क्लास होती थी, 2.5 घंटे क्लास, फिर ब्रेक, फिर 2.5 घंटे। तो खैर, ये अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वो बेचारे भी टॉर्चर हुए, लेकिन उसमें से 90% प्लस लोग सफल हो गए। इलाहाबाद में बहुत बच्चों ने रिजल्ट दिया। मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि बहुत बच्चों ने वहाँ रिजल्ट दिया, क्योंकि इलाहाबाद ऐसा जगह रहा है जहाँ गंगा में पानी है। यहाँ आते आते गंगा जमुना में पानी सूख जाती है, लोग बदल जाते हैं। वहां लोग बस एक ही काम है, पढ़ना, मरना, खपना, सर ये सर वो। पढ़ने के लिए तो एक भूमि थी, लेकिन अब वो भी, वहां भी जल सूख गया है, क्योंकि सारे दिल्ली, वहाँ दिल्ली का पानी वहां प्रवेश कर गया है। वहां भी बच्चे वो सिविल लाइंस में घूमते नजर आएंगे, चाय कॉफी, अच्छा बैग, अच्छा स्टाइल। नहीं तो पहले उस जमाने में, मतलब मैं 14 के बाद तो नहीं गया फिर, तो उसमें बच्चे बेचारे हवाई चप्पल पहन के जैसे तैसे, और केवल पढ़ना ही प्रमुख था, कोचिंग और पढ़ना। लेकिन सारे, अब तो दिल्ली की सारी कोचिंग वहाँ है, सिविल लाइंस वहाँ का जलवा बन गया है एकदम। तो अब तो चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अब वो भी दिल्ली से कम नहीं है, दिल्ली वाली हवा वहाँ भी बह रही है। मतलब कहने का मतलब, दिल्ली की हवा से आशय मेरा ये है कि शहरी चकाचौंध, दिखावा, बाहरी प्रदर्शन, किताब, नोट्स, मटेरियल यही इकट्ठा करना, पढ़ना कम, नोट्स, मटेरियल, कोचिंग इकट्ठा करना खूब ज़्यादा, ये दिल्ली का चलन है। आस्था ना रखना, एक नोट्स नहीं पढ़ेंगे, 4 नोट्स ले आएंगे। अब 4 ले आएंगे तो जाहिर सी बात है, कंफ्यूजन होगा, कौन पढ़े कौन छोड़े, जबकि सब में बातें वही हैं, घूम घूम कर। तो दिल्ली में लोग नोट्स इकट्ठा करने में ज़्यादा समय गंवाते हैं, पढ़ने में कम। तो ये जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, है ना। खैर चलिए, सर कल टेस्ट होगा, बता दीजिए, कल नहीं मंडे को, काजल शिव हरे। सर पटना में ऑफलाइन हिंदी साहित्य क्लास नहीं चलेगी, विकास, क्या बताएं अब, देखता हूं मैं, अभी कुछ नहीं कह सकता। हाँ। एक जान है, और इतने लोग, और ऑफलाइन सब लोग चाहते हैं, अभी इलाहाबाद में सेमिनार था तो सब लोग चाहते थे, लेकिन देखता हूँ क्या होता है। तो क्या लिखा, बस फिनिश कर रहे, 1 मिनट बस। क्या? हाँ, लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, और लिख लीजिएगा इसमें, समाज, स्त्रियों के जीवन का चित्रण। लिख लीजिए रचनाएं, ये विशेषता होगी, रचनाएं कुछ लिख लीजिए, रचनाएं लिखिए, संदेश रासक रचनाएं, माने कौन कौन सी रचनाएं मिलती हैं। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, संदेश रासक, है ना। ढोला मारू रा दोहा, ढोला मारू
रा दूहा, विद्यापति, विद्यापति की कविता या रचनाएं, अमीर खुसरो, रचनाएं, मैं रचनाएं लिख देता हूं, इसी में सारे पहेलियां कव्वालियां सब आ जाएगा। लिख लीजिएगा निष्कर्ष, उसी में महत्व भी डाल देते हैं, निष्कर्ष लिख लीजिए, लिख लीजिए। प्रमाणिकता के दृष्टिकोण से, प्रमाणिकता के दृष्टिकोण से आदिकालीन जीवन और समाज, आदिकालीन जीवन और समाज का महत्वपूर्ण स्रोत, समाज और विशेषकर कमजोर वर्ग, समाज और विशेषकर कमजोर वर्ग की स्थितियों का वर्णन, विशेषकर कमजोर वर्गों का वर्णन, कमजोर वर्गों का वर्णन, क्या, अवदान, अवदान का मतलब ही योगदान, अवदान का मतलब ही होता है योगदान। हाँ, ठीक है ना। अवदान, तीन चार शब्द याद रखिएगा, सबका मतलब एक ही है। अवदान, प्रदेय, योगदान, ये सब का मतलब एक ही है कि क्या उसका क्या योगदान है, क्या प्रदेय है, क्या अवदान है, अवदान, है ना, और योगदान। लिख लीजिए, निष्कर्ष लिख रहे हैं ना। हाँ, तो क्या लिखा लास्ट पंक्ति, का वर्णन, एक लाइन रोक लीजिए कि वस्तुतः आदिकालीन लोक साहित्य लोक जीवन का प्रतिबिंब है, लोक जीवन का प्रतिबिंब है। हिंदी क्वालिफाइंग और साहित्य में क्या डिफरेंस होगा? क्वालिफाइंग का मतलब है कि केवल एक सर्टेन नंबर पास करने के लिए लाना है। सर क्या हिंदी साहित्य क्वालिफाइंग हिंदी के लिए पर्याप्त है? हाँ, क्वालिफाइंग हिंदी भी हो जाएगा इसी से। जो 300 नंबर का यूपीएससी में क्वालिफाइंग हिंदी है, समान हिंदी, वो इसी से काम चल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को व्याकरण भी पढ़ना है थोड़ा। तो क्वालिफाइंग में आपको केवल 40% मार्क्स लाना है, 300 में 120 नंबर लाना है, और यहां मेरिट में नंबर जाएगा। 500 में जितना अधिक लाइएगा उतना सफल होइएगा। हाँ लाइए, लाना है, लाइए। हाँ, पासिंग मार्क्स का, हाँ करेंगे, अभी तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होता जाएगा। और बस कुछ नहीं करना है, कोर पकड़ लेना है, सीधे अटैक कीजिए टारगेट पे। लोग क्या करते हैं कि बाएं दाएं लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, जो पूछा है वो नहीं लिख रहे हैं। हाँ, ये उत्तर नहीं, व्याख्यात्मक लिखिए, तो आपको फॉर्मेट बता रहे हैं, ये फॉर्मेट है, लिखना थोड़ी व्याख्या में लिखिए, मैं थोड़ा विश्लेषण परक लिखना है। तो उत्तर में अगर अगर प्रश्न को ठीक से समझ लिया तो उत्तर आ जाएगा। तो प्रश्न को ठीक से कैसे समझे कि उसको डिस्कशन से, क्लास डिस्कशन में समझ लीजिए कि उसका कोर बिंदु क्या है, और तब उसको लिख दीजिए बहसनुमा, एक चर्चा करके। और आपको कोई वहां देखेगा नहीं, इंटरव्यू में आपको देखेगा लोग, उसको देखने से पहले ही आप अपने मेंस में कमाल कर सकते हैं। ऐसा लिख दीजिए कि वहां आपको देखे और देखकर आप पसंद आए ना आए तो भी इतना मार्क्स ला चुके रहेंगे कि आपको कम भी दे तो आपका हो जाए सिलेक्शन, है कि नहीं?
जैसे कई बार हम लोग चिंता करते हैं कि पता नहीं हमको देख के क्या कहेगा बोर्ड, लेकिन वो देखे ना देखे हमें क्या फर्क पड़ता है, मिनिमम 70-80 नंबर तो देगा ना, मेंस में उतना ले आ दे। एक बात मैं कह रहा हूं, लेकिन उतना काहे बुरा देगा, हम इतने बुरे भी नहीं है देखने में हम लोग। तो 100 150 नंबर तो, एक बात मैंने कहा, क्यों बुरा, क्यों नंबर क्यों कम देगा? और नंबर किस पर मिलता है? आपके आत्मविश्वास पे, आपके क्लियरिटी पे, आपके स्पष्टता पे। साफ बोलिए अभी से ही, अभी से ही एकदम साफ साफ बोलिए, है ना, डरिए मत, संकोच मत करिए, तार्किक बोलिए, घुमा फिरा के मत बोलिए, एकदम स्पष्ट बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए। जो आदमी अंदर से साफ होता है, क्लियरिटी होती है, क्लियरिटी की आवाज ऊंची होती है। जो आदमी कंफ्यूजन में है उसकी आवाज धीरे होगी, सर ये सर वो। और जो अंदर से अपना सवाल क्या पूछना है क्लियर है, क्या बोलना है क्लियर, तो जोर से बोलेगा, सर मुझे अवदान का मतलब स्पष्ट करें, ऐसे बोलिए। है ना, कि सर आपने अवदान कहा है, इसका आशय क्या है। तो ऐसे जब बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो फिर यूपीएससी भी आपको नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात होगी आप सबसे। थैंक यू।